एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम शहर के एक छोटे से गांव धनुषकोडी में एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था, जहां उनके पिता एक छोटी सी नाव चलाया करते थे, जिससे उनकी फैमिली को मुश्किल से 2 वक्त की रोटी नसीब होती थी। उनके घर में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उन्हें बचपन से ही पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था। गरीब होने के बावजूद उनकी फैमिली उन्हें पढ़ाई के लिए पूरी तरह से सपोर्ट करती थी। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम जी हर सुबह स्कूल जाने से पहले न्यूज़पेपर बेचा करते थे, ताकि उनकी फैमिली पर उनके पढ़ाई का ज्यादा प्रेशर ना आए। स्कूल में उनके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आते थे, लेकिन वो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स में से एक थे। उनका हमेशा सिर्फ एक फोकस रहता था कि हर दिन कुछ नया सीखा जाए, और इसीलिए वो घंटों घंटों तक पढ़ाई किया करते थे। बचपन से ही वो इंडियन आर्म फोर्सेस के पायलट बनना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी स्कूलिंग खत्म होने के बाद मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। ये किस्सा तब का है जब वो मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ रहे थे। उस वक्त वो एक सीनियर क्लास कॉलेज के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, और उस प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस को लेकर कॉलेज के डीन उनसे बहुत गुस्सा हो गए, और उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम जी से कहा कि अगर 3 दिन में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी स्कॉलरशिप कैंसिल कर दूंगा। ये बात सुनकर एपीजे बहुत घबरा गए, और उन्होंने दिन रात बैठकर 3 दिन के अंदर उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया। ये देखकर उनके डीन बहुत खुश हो गए, और उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम जी से कहा कि मैं जानता था तुम्हें वो काबिलियत है, लेकिन मैं ये देखना चाहता था कि तुम में मुश्किल वक्त को सहन करने की क्षमता है या नहीं। कॉलेज खत्म होने के बाद जब एपीजे अब्दुल कलाम जी ने इंडियन आर्म फोर्सेस में फाइटर पायलट के पोस्ट के लिए अप्लाई किया, उस वक्त सिर्फ 8 वैकेंसीज ओपन थी, और बदकिस्मती से उनका 9 नंबर आया और वो आर्म फोर्सेस के लिए सिलेक्ट नहीं हो पाए। जिसके बाद उन्होंने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ ज्वाइन की, जहां वो छोटे से होवरक्राफ्ट डिजाइन किया करते थे। लेकिन वो डीआरडीओ में अपनी जॉब से खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें वहां कुछ नया सीखने नहीं मिल रहा था। तभी उनकी मुलाकात हमारे इसरो के फाउंडर विक्रम साराभाई जी से हुई। उनको एपीजे अब्दुल कलाम जी की मेहनत और हर वक्त कुछ नया सीखने की चाह बहुत पसंद आई, और उसके बाद उनका डीआरडीओ से इसरो में ट्रांसफर हुआ। इसरो में एपीजे अब्दुल कलाम इंडिया के सबसे पहले सक्सेसफुल सैटेलाइट लॉन्च SLV-3 रोहिणी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। उसके बाद उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स इनिशिएट किए। 1980s में पृथ्वी मिसाइल सक्सेसफुली लॉन्च करने के बाद उन्हें नासा ने जॉब ऑफर करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया। पृथ्वी मिसाइल के सक्सेसफुल लॉन्च के बाद इंडियन कैबिनेट के तहत रिसर्च के लिए 3.88 बिलियन रुपीस के फंड्स अलॉट कर दिए। जिसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम जी ने उनकी टीम के साथ मिलकर अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग जैसे कई बड़े मिसाइल लॉन्च किए। उनके लीडरशिप के अंडर इंडिया को सबसे बड़ी कामयाबी तब मिली जब 1998 में इंडिया ने सीक्रेटली सारे न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट करके इंडिया को सारी दुनिया के सामने एक न्यूक्लियर पावर घोषित कर दिया। जिसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से बुलाया गया। 2002 में एपीजे इंडिया के 11th प्रेसिडेंट बने। अपने प्रेसिडेंशियल टर्म के वक्त जब वो केरला विजिट के लिए गए थे, उस वक्त उन्होंने 2 लोगों को केरला के राजभवन में एज अ प्रेसिडेंशियल गेस्ट इन्वाइट किया था। वो 2 लोग कोई बड़े सेलिब्रिटी नहीं थे, बल्कि एक चपरासी और एक छोटे से होटल का मालिक था, जिनके साथ उनकी त्रिवेंद्रम में काम करते वक्त दोस्ती हो गई थी। ऐसा ही एक किस्सा 2005 का है, जब उनकी फैमिली राष्ट्रपति भवन में रहने आई थी। लगभग 10 दिन तक उनकी फैमिली के 52 लोग राष्ट्रपति भवन में थे, और उनके जाने के बाद एपीजे अब्दुल कलाम जी ने 3,52,000 अपनी फैमिली के रहने और खाने का खर्चा सरकार को दिया था। जब एक रिपोर्टर ने उनको ये पूछा कि आपने सरकार को पैसा क्यों दिया, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा था कि सरकार मेरे रहने और खाने का पैसा देती है, ना कि मेरे परिवार के। और इसी खुददारी ने पूरी दुनिया को इनसे प्यार करने पर मजबूर कर दिया। इनके पास जायदाद कोई नहीं थी अपनी किताबों के अलावा, पर अपनी कहानी से और अपने कामों से ये मिसाइल मैन पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गए। Friends, I can take some questions, few questions. Anyway. Kalam has rendered me useless. Thank you, sir, for a very thought-provoking talk. May I ask you the first question, sir? Sir, you've seen Indian politics at very close quarters. You've seen Indian politicians at very close quarters. You're a scientist. You believe in numbers. How would you rate Indian democracy on a scale of 1 to 10? Well, it's a good question. Good question. I personally believe, see, when I see from 1947 to 2013, we had a constitution. The constitution is a mover, is a dynamic step for keeping the democracy on. I felt, in spite of all the problems we had regularly, we had the election, electing the leaders. One trouble with us is, when you are electing the leaders, we have to elect leaders who can work with integrity and succeed with integrity. Okay, that we have to
We have to add that one. So answer to your question, I would put 5 out of 10. 5 out of 10. Okay. That's not very good. Well, pass mark. Okay, sir. Anyone? Anyone? Yes, Please. madam. Get up. Sir, Javed. Is there any one leader, if you had the final choice, who would you choose? Is there any one leader who you think fulfills all those criteria? You are great, sir. I worked with 2 prime ministers, okay? When I was a president, I had to work with Vajpayee ji and Manmohan Singh ji. Vajpayee ji, I have seen with him, half I worked, 50% with him in 5 years, 50% with Manmohan Singh ji. Now, Manmohan Singh is an expert in the field, in the finance. No doubt he is an expert in the field. So I value his judgment on the economy and and his suggestion to various issues, and that respect I have got for him. Whereas Vajpayee ji takes fast decisions, okay? Fast decision. So this my mind says, these are 2 different. I hope both are complementary. Okay, sir. Yes, madam. Yes, go ahead. Get a mic. Mic, rush mic. Sir, you gave an absolutely beautiful description of what a leader ought to be. But do you think without really bringing about a change in the education system, we can create such leaders? Because the system itself It's a very good question. You see, education, madam, 3 components. Primary education, secondary education, higher education. I don't have much comment on secondary education and higher education. Both are going somewhat good. But my comment is on the primary education. Up to age 15, children, we need creative teachers. Children need creative syllabus. Children need creative classroom. All the 3 are missing. So we have to make a lot of reform in the primary education. Okay? I have a question. Yes, sir. As you rightly said, democracy reinventing is like reinventing a wheel, actually. It's actually the political Keep system. this like this, sir. It is actually the political system which should take a change. Now, to create leaders, how do we get these leaders actually? Is there any structural changes which political parties should do in order to groom, create leaders at the grassroots level so that they take up positions later on and make the change happen? See, I have seen political leaders, some political leaders in India, they can spot, for me, I was spotted by Professor Vikram Sarabhai because I was not highly qualified, but I was working hard. I was acquiring the knowledge at that time when he spotted me as a young scientist. Then he gave the full responsibility to grow. Not only he selected me when I am in the lower bottom, but he gave me a responsibility to grow and ensure that I succeed. If I fail, he was by my side. Okay. The greatest quality of a leader, whether political or scientist or technology or industry, when the success comes, the industry or the leader give the success to his team. When the failure comes, the leader absorbs the failure. This is the greatest quality in politics you need. Okay. This I have witnessed actually in my life. I have witnessed when I failed in SLV3, that is first launch of SLV3, putting the satellite in the orbit. It went to Bay of Bengal. It failed. On that day, Professor Satish Dhawan, he took a press conference, national, international press conference. There, he announced that we failed today. Definitely in a year time we'll succeed. I was the project director. I am the mission director. He is taking the responsibility of failure, chairman of the ISRO. Next time when succeeded, he asked me to, you go and conduct a press conference. Do you follow?
That means when the success comes, he gives his people. When the failure comes, the leader absorbs. This is the quality, including media it is needed. Everywhere it is needed. I'm afraid we have to end on that very wise note, sir. Don't worry, if my mail is apj@abdulkalam.com. Send a mail, 24 hours you get a reply. apj@abdulkalam.com. Okay? Send a mail. This talk what I given, is my website www.abdulkalam.com. It is in the website www.abdulkalam.com. Any question you send me. Wish you all the best. God bless you. Thank you very much, sir. Thank you so much.